6 बेइज्जती। वही उन सबकी की नजरों को नजरअंदाज करते हुए नितिन और अनामिका कॉलेज के अंदर जा ही रहे थे कि तभी कोई आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वही किसी को खुद के सामने खड़ा देख वो दोनों सामने वाले इंसान को देखते हैं तो दोनों उस इंसान को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगते हैं। अब आगे, क्योंकि सामने कोई और नहीं मायरा थी, वो बहुत ही मासूमियत से उसे देख रही थी, लेकिन उसके दिल तो बहुत सारा गुस्सा था क्योंकि वो कल पूरे दिन अनामिका का वेट कर रही थी, लेकिन अनामिका नहीं आए जिससे उसका सारा प्लान बर्बाद हो गया था। लेकिन जब उसने अनामिका को आज नितिन के साथ देख तो उसे बहुत गुस्सा आया था। वो कैसे अनामिका को खुश देख सकती थी मायरा की, ये हम जिद ही समझ सकते हैं, जो कि अनामिका का हर कुछ छीन लेने की वही, इसीलिए वो अब नितिन को भी अनामिका से अलग करना चाहती थी। इसलिए वो मासूमियत का मुखौटा पहनकर उसके सामने आती है और बोलती है, दीदी क्या आप घर से निकाल देने के बाद अपने अपने खर्चे निकालने के लिए इन्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, लेकिन ये अच्छा नहीं है। सोचिए अगर घर पर सबको ये पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा, और आप नितिन के साथ भी अच्छा नहीं कर रही हो। वही ये बोल वो बहुत ही मासूमियत से उसे देखती है, और वही खड़े सारे बच्चे जब ये सुनते हैं तो वो अजीब नजरों से अनामिका को देखने लगते हैं। यकीनन ये अच्छी तो नहीं थी, वही नितिन अपनी बहन के लिए ये बातें कैसे सुन सकता था। इसलिए वो आगे आता है और बोलता है, कितना अच्छा नाटक करती हो ना तुम, एक तरफ दीदी बोल रही हो और घर वालों को अनु की कितनी चिंता है, और दूसरी तरफ उसे सबके सामने बेइज्जत कर रही हो, और किस परिवार की बात कर रही हो जिसने तुम जैसी गोद ली हुई बेटी के लिए अपनी सगी बेटी को घर से निकाल दिया। और क्या ये तुम हर वक्त इतनी सती सावित्री बनने का नाटक करती हो? क्या मुझे नहीं पता है कि आयुष के साथ रिलेशनशिप में तुम थी और उसके साथ होटल भी गई थी, लेकिन जब किसी ने वो पिक्चर क्लिक कर ली तो इस बात का तुमने फायदा उठा, अनु का फेस लगाकर उसे वायरल करा दिया बदनाम करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि अनु के खिलाफ जितनी भी अफवाह उड़ रही है वो सब तुमने ही उड़ाए हैं। वही मायरा जब नितिन की बात सुनती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी सच्चाई उसके सामने आई कैसे। वो हकलाते हुए बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने किया है? तुम दीदी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। वही उसकी बात सुन नितिन के चेहरे और टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, लगता है तुमने कॉलेज ग्रुप चेक नहीं किया है, एक बार चेक कर लो। और हाँ, मेरी बहन को किसी परिवार की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तो तुम्हारे उस सो कॉल्ड फैमिली को तो मेरी बहन से दूर ही रखना, आरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके साथ वो अनामिका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, चल आरू, क्लास के लिए लेट हो रहा है। ये बोल वो अनामिका के साथ क्लास कर लिए चला जाता है। वही सब नितिन की बातों को सोच के तुरंत ही फोन निकालकर देख रहे थे। वही मायरा की भी हालत खराब थी, उसे तो सोच कर ही डर लग रहा था। उसे अपनी इमेज की बहुत चिंता हो रही थी, और अगर ये न्यूज़ घर तक पहुंच गई तो उसकी इमेज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे सबकी नजरें खुद पर फील होती है। ये देख वो अपनी पकड़ अपने पस पर कस देती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। वो वहां से आकर सीधे पार्किंग में आकर अपनी कार में बैठ जाती है और तुरंत अपने कांपते हाथों से फोन निकालने लगती है, और दूसरे हाथ के नाखून अपने दांतों से काट रही थी। जैसे ही वो कॉलेज की साइड देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसकी बहुत सारी इंटीमेट फोटोज और वीडियोस थी, वो भी अलग अलग लड़कों के साथ। वही ये देख वो गुस्से में अपना फोन साइड वाली सीट में फेंक देती है और गुस्से में अपने बाल खींचने लगती है। वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। इस वक्त वो खुद से चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये सब उस लड़की की वजह से है, ना बर्बाद कर दूंगी मैं उसे, उसकी खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं। और आज तो उसने मायरा से उलझने की कोशिश करी है, उसे पता चलना चाहिए कि मुझसे उलझने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। ये बोल वो पागलों की तरह हंसने लगती है, फिर सीट से फोन उठाकर किसी को कॉल करती है और बोलती है, हाँ सुनो, एक फोन भेज रही ही एक लड़की की आगे क्या करना है पता है ना, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहनी चाहिए, पैसे मैं अभी भेज रही हूँ। ये बोल वो कॉल कट करके पेमेंट करती है और खुद से बोलती है, मैं बहुत शरीफ और मासूम हूँ, है सबको यही लगना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं ये फोटोज भी नहीं हटवा सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये फोटोज देख ली है, क्या करूँ। हाँ, ये बोल वो एक नंबर डायल करती है और बोलती है, सुनो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कॉलेज साइट में जो फोटोज है उसमें जो मेरी फोटोज है उसे मोरफेड बताना है कि वो फोटोज मेरी है, और हाँ, मेरे लिए पॉजिटिव कमेंट करने के लिए लोग हायर करो।
ये बोल वो कॉल कट करके खुद से बोलती है, ये बात बाहर फैले उससे पहले मुझे इस मैटर से निपटने हैं, फिर कल तक तो मेरी जगह यहाँ अनामिका की फोटोज होने वाली है, बस कल तक का इंतजार है। वही ये बोल वो कॉलेज से चली जाती है। वही अनामिका ने भी वो फोटोज देख ली थी जो नितिन से सवाल करना चाहती थी इस बारे में, लेकिन लेक्चर की वजह से वो नहीं पूछ पाए, लेकिन बाद में जरूर पूछने वाली थी। वही आज का दिन बहुत शांति से निकल गया। वही ये अनामिका को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मायरा कभी भी शांत रहने वालों में नहीं थी, वो जरूर कुछ करने के बारे में सोच रही है। ये सोच वो खुद से बोलती है, आरू बी अवेयर, ये चुड़ैल शांत बैठने वालों में से नहीं है, जरूर कोई प्लानिंग कर रही है और वो भी खतरनाक, सावधान रहने की जरूरत है तुझे। ये बोल वो अपना फोन निकाल कर वापस से कॉलेज साइट पर देखती है तो अब वहां दो ग्रुप बने हुए थे, जो मायरा की फोटोज को झूठी बोल रहे थे तो कोई सच्ची। वहां दो ग्रुप बन गए थे, जो मायरा के साइड में थे और कुछ मायरा के अगेंस्ट। कुछ तो इन सब में अनामिका को भी बुरा भला बोल रहे थे कि ये सब अनामिका ने ही मायरा के खिलाफ प्लान किया है। वही ये देख अनामिका गहरी सांस लेती है, वो जानती थी कि ये सब होने वाला है क्योंकि मायरा अपनी इमेज कभी भी खराब नहीं कर सकती थी। वही सारे लेक्चर होने के बाद वो क्लास से बाहर आती ही है तो उसे नितिन क्लास के बाहर ही खड़ा दिखता है। वो उसके पास जाती है, वही नितिन उस देख बोलता है, लिटिल सीज घर चले। वही ये सुन अनामिका को याद आता कि उसमें बहुत सारी जगह अप्लाई किया है और आज उसका इंटरव्यू है, लेकिन ये बात वो नितिन को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो बहाना बनाते हुए बोलती है, भाई वो मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है, इसलिए आप जाओ, मुझे लेट हो जाएगा आते वक्त। वही ये सुन नितिन बोलता है, तो ठीक है ना, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वही अब अनामिका को तो समझ ही नहीं आता है कि क्या बोले अब, इसलिए वो बहाना बनाते हुए बोलती है, भाई कुछ पर्सनल चीजें खरीदनी है, प्लीज जाओ। वही ये सुन नितिन ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, बस हाँ बोल देता है, लेकिन बहुत सारी हिदायतों के साथ जल्दी आने को भी बोल देता है। वही अनामिका फाइनली अपना सवाल करते हुए बोलती है, वैसे भाई आपके पास मायरा के अगेंस्ट इतनी सारी फोटोज कहाँ से आए। वही ये सुन नितिन बिना ज्यादा कुछ छुपाए उससे बता देता है कि आरू, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि तेरे खिलाफ जितनी भी न्यूज़ कॉलेज में फैलती थी वो मायरा या उसके दोस्तों से ही शुरू होती थी, इसलिए मैंने उसे एक बार एक होटल में एक लड़के के साथ देखा, तब मुझे कुछ गलत लगा, फिर मैंने किसी के उसके पीछे लगा दिया था। तब कुछ दिनों पहले ही मुझे ये सारी फोटोज मिली, लेकिन अभी तक मौका ही नहीं मिला, पर आज उस चुड़ैल को जरूरत सर मारने का मन होगा तभी तो तुझसे आकर उलझी। अब देख कैसे मैं उसे मजा चखाता हूँ, मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगी। वही अनामिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही थोड़ी देर बाद नितिन घर के लिए निकल जाता है और अनामिका ऑटो करके इंटरव्यू के लिए। वही अनामिका ने जितने भी जगह इंटरव्यू दिए सब जगह से उसे रिजेक्ट ही किया गया था क्योंकि उसके पास अभी तक कोई डिग्री नहीं थी, वो अभी से सेकंड ईयर में ही थी। वो पूरी तरह से हताश हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खुद से बोलती है, अब मैं क्या करूं, जैसे तैसे करके ये महीना तो निकल जाएगा, लेकिन जॉब तो ढूंढनी ही पड़ेगी वरना खर्चा कैसे निकलेगा अगले महीने का। मैं अब उस परिवार से जल्दी ही बहुत दूर जाना चाहती हूँ, वो ये खुद से बोलती है। फिर सामने उसे एक पार्क दिखता है, वो चलते चलते थक गई थी, उस आराम की जरूरत थी। वो पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और खुद के बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते रात कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आती है, तब जाकर उसका ध्यान आस पास जाता है। वही जब वो ये देखती है खुद से बोलती है, अरे पागल, तेरा ध्यान क्यों नहीं गया? माँ, भाई और दादी परेशान हो रहे होंगे, मैं कॉल करके उन्हें बता देती हूँ, आते हुए लेट हो जाएगा। ये बोल वो फोन निकाल कर देखती है तो उसका फोन स्विच ऑफ था। ये देखकर उसका तो वो खुद को ही कोस रही थी। वो तुरंत उस पार्क से निकलकर भर ऑटो देखती है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। वो खुद से बोलती है, लगता है आज का दिन ही खराब है, अब क्या करूं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सब बोलते वक्त वो उस रोड पर चल ही रही थी। वही थोड़ी दूर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि कुछ लोग उसके पीछे ही चल रहे हैं। वही ये देख अनामिका को गलत होने का अंदेशा होता है। वो खुद से बोलती है, यार ये लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं? हाँ, जरूर इन लोगों को मायरा ने ही भेजा होगा अपना बदला लेने के लिए, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये बोल वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है। वही वो लोग जब अनामिका को अपनी स्पीड बढ़ते हुए देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उस लड़की को उन पर शक हो गया है।
वो लोग अनामिका के पीछे भागने लगते हैं। वही ये देख अनामिका डर जाती है। वो अपनी स्पीड तुरंत बढ़ाकर भागने लगती है। वही भागने भागने अनामिका एक पार्किंग में आकर छुप जाती है। वो लोग भी उसके पीछे यहाँ आ जाते हैं। वही एक गुंडा दूसरे से बोलता है, हमें उसे ढूंढना ही होगा वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमने उसका रैप करके उसका वीडियो बनाने के लिए पहले ही रुपए ले लिए हैं, अब हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना ही होगा। वही एक और गुंडा बोलता है, भाई लेकिन ये लड़की थी बहुत सही, अगर इसलिए लिए पैसे भी नहीं मिले होते ना तो मैं इसे नहीं छोड़ता। वही अनामिका जो उनके साइड वाली कार में ही छुपी हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ आए तो उसे सारी कार लॉक ही दिखी थी, सिर्फ एक को छोड़कर तो वो उसमें ही छुप गई थी। लेकिन जैसे ही उसके कान में उनकी बातें गई तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पता था मायरा इतना गिर सकती है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था कि एक लड़की दूसरी लड़की के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। वही वो गुंडे अभी अनामिका को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहां किसी के कदमों की आवाज वहां गूंजने लगती है। ये सुन सभी गुंडों का ध्यान वहां पर चला जाता है और कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। च7 हीरो की एंट्री। वही वो गुंडे अभी अनामिका को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहां किसी के कदमों की आवाज वहां गूंजने लगती है। ये सुन सभी गुंडों का ध्यान वहां पर चला जाता है और कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब आगे वही घर पर रात के वक्त स्वाति जी खाना बनाकर किचन से बाहर आती है तो देखती है कांति दादी दक्ष के साथ खेल रही थी और वही नितिन सोफे पर बैठे पढ़ाई कर रहा था। स्वाति जी नितिन से बोलती है, नींद जाकर आरू को बुला ला, आज सुबह से नहीं दिखी है, उसे भूख भी लगी होगी, इसे मैं आज अच्छे से देखती हूँ, इतनी कहाँ बिजी हो गई है ये कि अपनी माँ से भी मिलने का टाइम नहीं है। वही नितिन अपनी जगह से खुशी खुशी खड़ा होता है और बोलता है, अरे वाह आज छोटी की क्लास लगेगी, मजा आएगा, मैं भी तो देखूं ये लड़की बिजी कहाँ है, कॉलेज के बाद भी नहीं दिखी है, मैंने फोन भी किया था पहले तो उसने फोन नहीं उठाया, बाद में बंद बता रहा था। वही कांति दादी बोलती है, अब तू यही उसकी शिकायत करता रहेगा या फिर जाएगा भी, मेरी बच्ची भूखी होगी तेरे से तो हर जगह बस पंचायत करने बैठ जाता है। वही ये सुन नितिन जो गेट के पास ही था वो बोलता है, किसी को मुझसे प्यार ही नहीं है, जा रहा हूं मैं आपकी बेटी को लेने। ये बोल वो मुंह बना वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अनामिका के घर के बाहर खड़ा था और डोर बेल बजा रहा था, लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा था। उसे बहुत हैरानी हो रही थी। वो अपने साथ उसके अपार्टमेंट की चाबी भी लेकर आया था। वो उससे गेट खोलकर अंदर आता है तो अनामिका उसे कहीं नहीं मिलती है। वो खुद से बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आरू कॉलेज के बाद घर ही नहीं आई है, ये लड़की एक बार मुझे बता तो सकती थी, इसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे एक पन्ने पर जाता है। जब वो उसे उठता है तो देखता है उसमें उसकी लिस्ट थी कंपनी की जिसमें उसे आज इंटरव्यू देने जाना था। वो खुद से बोलता है, मतलब छूट की इंटरव्यू के लिए गई है, लेकिन वो मुझे बता भी तो सकती थी और अभी उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर ये सब ये क्यों, मुझे अब बहुत घबराहट हो रही है, मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए, पहले मैं ये सब घर पर बता देता हूँ वरना सब परेशान होंगे। वो तुरंत अनामिका के घर को लॉक करके घर पहुंचता है। वही उसे अकेले देख स्वाति जी और कांति दादी कोई सवाल करती उससे पहले ही नितिन सारी बातें उन्हें बता देता है। वही ये सुन वो दोनों भी टेंशन में आ गई थी। वही स्वाति जी बोलती है, कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, माँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वही नितिन बोलता है, माँ आप टेंशन मत लो, मैं आरू को ढूंढने जा रहा हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिली तो फिर मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। वही ये बोल वो तुरंत घर से निकल जाता है। वही जब पार्किंग में उन गुंडों ने किसी को अपने सामने देखा तो सब सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक हैंडसम आदमी खड़ा था। उसके पीछे एक इंसान भी हांफता हुआ आकार खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांसें लेता है। वही सामने खड़ा आदमी किसी मूर्ति से कम नहीं लग रहा है, परफेक्ट हाइट। उसकी बॉडी को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये इंसान पूरा दिन जिम में ही बिताता है। देखने में तो वो किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो ऐसे ही अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उन लोगों को देख रहा था। वही वो इंसान जो उसके पीछे था वो उसका असिस्टेंट था। वो अपने बॉस को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत आगे आता है और उन लोगों को कॉन्फ्रंट करते हुए बोलता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, ये कोई घूमने की जगह नहीं है, ये पर्सनल पार्किंग है, क्या तुम्हें बाहर गार्ड ने नहीं रोका। वही वो सारे गुंडे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वही उस आदमी के असिस्टेंट को भी कोई गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो तुरंत चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाता है।
वही ये देख वो गुंडे डर जाते हैं और तुरंत एक दूसरे को इशारा करके वहां से भाग जाते हैं। वही असिस्टेंट भी उनके पीछे जाने ही वाला था कि वहां खड़ा आदमी उसे इशारे से जाने से रोक देता है। तभी वहां गार्ड आ जाते हैं। वही उन दोनों गार्ड को देखकर असिस्टेंट उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, ले तुम लोग यहाँ सो रहे थे, कैसे कोई भी प्राइवेट पार्किंग में घुस सकता है? तुम लोग कल से वापस से ट्रेनिंग पर जा रहे हो। वही ये सुन दोनों गार्ड डर जाते हैं, लेकिन वो अपने बॉस का गुस्सा जानते थे, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद वो आदमी और उसका असिस्टेंट अपने कार के पास आते हैं। वही असिस्टेंट ड्राइविंग सीट का गेट खोल बैठ जाता है। वही वो आदमी भी बैक सीट का गेट खोलकर बैठने ही वाला था कि तभी गेट खोलते ही उसे एक लड़की दिखाई दी जो छुपी हुई थी। उसका चेहरा पूरा बालों से छुपा हुआ था। वही उस आदमी का दिल बहुत तेज धड़क रहा था उस लड़की को देखकर। वही जब असिस्टेंट ने अपने बॉस को कार में बैठते हुए नहीं देखा तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उस लड़की को देख तेज चीखता है, चुड़ैल मम्मी बचाओ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरे बच्चे भी नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ ही एंजॉय नहीं करी अपने बॉस की वजह से। मुझे नहीं मारना, अभी अभी मेरी उम्र ही क्या है, प्लीज चुड़ैल दीदी मुझे कुछ मत करना। वही वो अनामिका खुद डर गई थी किसी के ऐसे चिल्लाने से, इसलिए वो डर से धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर करती है। वही रात का टाइम था, इसलिए हर जगह अंधेरा था, बस कुछ गिनी हुई लाइट ही जल रही थी। वही अनामिका के चेहरे ऊपर करने से लाइट उसके चेहरे पर गिर रही थी। वही रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था जैसे उसने ब्लश लगाया हो, और वो देखने में भी किसी डॉल से कम नहीं थी। वही उसे देखकर तो उस आदमी और उसके असिस्टेंट की बोलती ही बंद हो गई थी। वो एकटक उसे ही देख रहे थे। वो आदमी तो जल्दी होश में आ गया था। तभी उसने देखा कि अनामिका उसको ऐसे देखने से डर रही है। तभी उसका ध्यान अपने असिस्टेंट पर जाता है जो एकटक अनामिका को ही घूर रहा था। ये देख पता नहीं क्यों लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसे वार्न करने हुए बोलता है, करण बिहाव। वही अपने बॉस के कहने पर करण को होश आता है वो कैसे उस लड़की को घूर रहा था, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि अनामिका थी इतनी खूबसूरत। वही वो आदमी फिर अनामिका से पूछता है, मिस आप यहाँ क्या कर रही है और ऐसे मेरी कार में? वही अनामिका के दिमाग में तो अभी भी बस वही सब घूम रहा था, उन सब की बातें और उसकी पिछली जिंदगी, इसलिए उसे उस आदमी की आवाज सुनाई ही नहीं दी। वो बस बदहवास थी, कभी खोई हुई ही बैठी हुई थी। वही उस आदमी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। पहले कुछ लोगों का यहाँ ऐसे घुसकर कुछ करना और एक लड़की का उसकी कार में छुपा कर बैठना। वही उस आदमी को जब अपना जवाब नहीं मिलता है तो वो अपना हाथ बढ़ाकर उस लड़की के कंधे पर रखता है जिससे वो होश में आती है और तुरंत अटकते हुए बस यही बोल रही थी, भाई के पास जाना है, भाई भाई। वही वो आदमी और करण उसकी घबराहट देख सकते थे, इसलिए उसे काम करने के लिए वो आदमी करण से पानी लेकर अनामिका को दे देता है। वही अनामिका पानी पीकर कुछ शांत होती है। वही उसे थोड़ा शांत होते देख वो आदमी वापस अनामिका से अपने सवाल करता है, तुम मेरी कार में क्या कर रही हो? वही अब जाकर अनामिका का ध्यान सामने खड़े अपने हीरो पर जाता है। वो तो पहली नजर में ही उस पर फ्लैट हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभालती है और अटकते हुए बोलती है, वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं यहाँ आकर छुप गई। वही ये सुन उस आदमी को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को शांत करके आराम से बोलता है, अच्छा अब सब ओके है, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, अभी आपको कोई ऑटो नहीं मिलेगा। वही करण तो हैरान होकर अपने बॉस को एक लड़की से इतने प्यार से बात करते हुए देख रहा था। ये वही इंसान है जो अपने आसपास लड़कियों को घूमने नहीं देता है और आज एक लड़की के लिए आउट ऑफ द कैरेक्टर जाकर बात कर रहा है। वही अनामिका उन्हें अपने अपार्टमेंट का एड्रेस बता देती है। वही वो एड्रेस सुन दोनों हैरान होकर अनामिका को ही देख रहे थे, लेकिन वो आदमी जल्दी से होश में आकर अनामिका के साइड में बैठ जाता है और करण कार स्टार्ट कर देता है। वही कार में अजीब सी शांति छाई हुई थी। वही उस शांति को तोड़ते हुए वो आदमी अनामिका से बात शुरू करने के लिए पूछता है, वैसे आपका नाम क्या है, आप करती क्या है? वही अनामिका भी बिना ज्यादा सोचे उसे अपने बारे में बता देती है। फिर वो उस आदमी से उसके बारे में पूछती है तो वो आदमी अपने बारे में बताते हुए बोलता है, हाय मेरा नाम आदित्य सिन्हा है। ये सुन अनामिका बस एक जबरदस्ती मुस्कान पास करती है। वही आदित्य भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो उसकी कंडीशन समझ सकता था। वही पूरा रास्ता शांति से निपट जाता है। वही अपार्टमेंट में पहुंचते ही अनामिका आदित्य को देखते हुए बोलती है, थैंक यू सर मेरी मदद करने के लिए। ये बोल वो कार से निकल जाती है और अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाती है।
वो अभी अंदर गई ही थी कि तभी वह नितिन साइकिल से आ जाता है। वो बहुत हताश है, उसे अनामिका का कहीं अता पता ही नहीं चला था। वो अभी वहां आया ही था कि वहां किसी कार को देख उसके दिल में एक उम्मीद जगी। वो तुरंत उस कार के पास आया और ड्राइविंग सीट को नॉक करता है। वही करण कार की विंडो नीचे करता है तो सामने वाले इंसान को देख हैरान हो जाता है। वही नितिन बिना ज्यादा सामने वाले इंसान पर ध्यान दिए हुए सीधा उससे सवाल करता है, सर क्या आपने यहाँ किसी प्यारी सी लड़की को देखा? कहीं वो किसी डॉल की तरह दिखती है। वही करण को ज्यादा समझ नहीं आता है, वो बस अपार्टमेंट की तरफ उंगली से इशारा कर देता है। वही उसका इशारा देख नितिन के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो सिर्फ थैंक यू बोल बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधा अपार्टमेंट की तरफ भाग जाता है। वही उसके ऐसे भागने से करण होश में आता है। वही आदित्य जब नितिन को अनामिका की इतनी तारीफ करते हुए देखता है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे बहुत जलन हुई। लेकिन वो उन सब बातों को साइड करते हुए करण से बोलता है, करण यहाँ क्या चल रहा है और अनामिका की सारी डिटेल्स मुझे कल तक चाहिए। चैट सच। वही करण को ज्यादा समझ नहीं आता है, वो बस अपार्टमेंट की तरफ उंगली से इशारा कर देता है। वही उसका इशारा देख नितिन के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो सिर्फ थैंक यू बोल बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधा अपार्टमेंट की तरफ भाग जाता है। वही उसके ऐसे भागने से करण होश में आता है। वही आदित्य जब नितिन को अनामिका की इतनी तारीफ करते हुए देखता है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे बहुत जलन हुई। लेकिन वो उन सब बातों को साइड करते हुए करण से बोलता है, करण यहाँ क्या चल रहा है और अनामिका की सारी डिटेल्स मुझे कल तक चाहिए। अब आगे। वही आदित्य के दिमाग में अभी भी अनामिका का ही चेहरा घूम रहा था। वही करण थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, सर क्या हम यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे? वही आदित्य अभी कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। वो फोन देखता है फिर करण को देखकर बोलता है, चलो सिन्हा मेंशन, मुझे वहां कुछ काम है। वही ये सुन करण कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए अपने बॉस का ऑर्डर मानकर वहां से निकल जाते हैं। वही अनामिका अब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गई थी लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था। अभी वो लिफ्ट के पास पहुंची थी कि तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है। वो उस तरफ देखती है तो वहां से नितिन भागकर उसके पास आ रहा था। वही उसे देख अनामिका की आंखें नम हो जाती है और वो भागकर जाती है, नितिन के गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगती है। वही नितिन की भी आंखें नम थी लेकिन उसने अनामिका के लिए ही खुद को संभाल कर रखा हुआ था। वो उसके सर को प्यार से सहला रहा था और वो उसे शांति करने की कोशिश कर रहा था। जब वो देखता है कि बहुत हद तक अनामिका नॉर्मल हो गई है तो वो बिना कुछ पूछे उसे लेकर लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट में लेकर चला जाता है। वही स्वाति जी, कांति दादी वही घूमते हुए अनामिका का ही इंतजार कर रहे थे। वही दक्ष भी दादी की गोद में ही था। दोनों ने उसे बहुत सुलाने की कोशिश करी थी लेकिन दक्ष अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार था। वो समझ गया था कि उसकी एंजल को कुछ हो गया है, इसलिए वो नहीं सो रहा था, बस वो एंजल एंजल ही बोल रहा था। वही वो लोग अभी परेशान हो ही रहे थे कि तभी उन लोगों ने नितिन और अनामिका को साथ आते देखा। वही अनामिका ने अभी बहुत हद तक खुद को शांत कर लिया था, अब वो नॉर्मल हो गई है। वहां उसे सही देख स्वाति जी और कांति दादी को सांस में सांस आती है। वही स्वाति जी भागकर अनामिका को गले लगा लेती है, अब जाकर उनको शांति मिलती है, वरना अभी तक तो उनकी जान ही निकल रही थी। वही थोड़ी देर बाद स्वाति जी अनामिका से अलग होती है और उसे देखते हुए बोलती है, कहाँ रह गई थी मेरी बच्ची? अगर कहीं गई थी तो तू हमें बता सकती थी ना, और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता है हम कितना परेशान हो गए थे। वही अनामिका को ये देख बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है क्योंकि उसने कभी किसी को खुद की इतनी परवाह करते नहीं देखा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता है क्या बोले। वही नितिन उसकी हालत समझ सकता था इसलिए वो आगे आता है और बोलता है, अरे माँ वो अभी यही आए है, थाकी हुई है और आप शुरू हो गई, अरे उससे आराम से तो बैठने दो पहले। वही ये सुन वो तुरंत अपने सर पर मारते हुए बोलती है, हाँ मैं तो ये भूल ही गई थी, जाओ बेटा पहले फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। वही अनामिका फ्रेश होने चली जाती है, फिर फ्रेश होकर वापस आती है तो देखती है सब डाइनिंग टेबल पर उसका ही वेट कर रहे थे, वो भी उनके पास चली जाती है। वो स्वाति जी और नितिन के बीच बैठ जाती है। वही दक्ष दादी की गोद से बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर ही रही थी, उसे अपनी एंजल के पास जाना था। जब वो देखता है कि दादी उसे नीचे नहीं उतार रही है तो वो रोने जैसी आवाज में बोलता है, एंजल एंजल। वही सब उसकी नौटंकी देख रहे थे। वही अनामिका उसे गोद में लेती है। वही दक्ष तो ये देख खुश हो जाता है और वो उसके दोनों गाल को किस कर लेता है। वही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही अनामिका भी सबके साथ के खुश थी और वो अपने साथ जो भी हुआ था वो भूल ही गई थी।
वही सब खाना खाकर थोड़ी देर बात करते हैं। फिर अनामिका नितिन और दक्ष को अपनी गोद में लेकर अपने अपार्टमेंट चली जाती है। वही अपने अपार्टमेंट में आते ही वो लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। वही नितिन उसे घूरते हुए बोलता है, अब तू सब बताएगी हुआ क्या था। वही ये सुन अनामिका एक गहरी सांस लेकर सब बताने लगती है। वही सब जानने के बाद नितिन के हाथ की मुठ्ठियां बन जाती है। वो गुस्से में बोलता है, मैं उस मायरा को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे पता है इन सब के पीछे सिर्फ उसका ही हाथ है। वही अनामिका बोलती है, भाई डोंट वरी, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैंने सोच लिया है मुझे उसके साथ क्या करना है। वही नितिन अपनी आईब्रो रेज करता है जैसे जानना चाहता हो कि हो क्या रहा है। वही अनामिका समझ रही थी लेकिन वो अभी कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो बात टालते हुए बोलती है, भाई मैं बहुत थक गई हूँ, आज बहुत कुछ हो गया है, मुझे सोना है। वही नितिन भी समझ रहा था कि अनामिका उसे कुछ नहीं बताने वाली है, इसलिए वो ठीक है बोल दक्ष को लेकर वहां से चला जाता है। वही अनामिका सच में बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए बिना ज्यादा कुछ सोचे अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बेसमेंट में जहां कुछ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, उनके शरीर पर पहले ही बहुत सारे चोट के निशान थे। वो लोग खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। वहीं उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था, पैर पर पैर रखकर वो बिना किसी इमोशन के उसे देख रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद वो अपना हाथ दिखाकर सबको रोकने के लिए अपना हाथ दिखाकर रोक देता है, फिर उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उनमें से एक के सर को पकड़कर खुद के सामने करता है और अपने दांत पिसते हुए बोलता है, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी है और तुम जानते हो आदित्य सिन्हा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा नहीं, तूने मेरा नमक खाकर मेरे ही प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन उस दानिश को दी, ये जानते हुए जब ये बात मुझे पता चलेगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वही वो आदमी जो उसकी ही कंपनी में काम करता था, वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस पैसों के लालच में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया और इन लोगों को भी अपने साथ कर लिया, बस एक मौका दे दीजिए, फिर मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वही आदित्य तो उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने उसकी कोई बात ही नहीं सुनी। वो एक गार्ड की तरफ मुड़ता है और बोलता है, इसे मारकर इसकी लाश को जंगल पर फेंक दो। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। वही उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती है। वही आदित्य उस बेसमेंट से निकलकर वहां से बनी थोड़ी दूर पर एक बंगले की तरफ बढ़ जाता है। ये बंगला बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ था और वहां बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी से बना था और उसका सारा एक्सेस आदित्य के पास था। उसके अलावा वहां हर जगह बहुत सारे गार्ड थे जिन्हें खुद आदित्य ने ट्रेन किया था, उसकी ट्रेनिंग अकेडमी थी। वही आदित्य चलकर अंदर आता है। वही करण उसका पहले से हॉल में वेट कर रहा था। वहां पहुंचते ही आदित्य सोफे पर बैठ जाता है। वही करण थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, सर दानिश हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट को अपने तरफ करने के लिए कुछ लोगों से मीटिंग कर रहा है, लेकिन आपके डर की वजह से किसी ने भी हाँ नहीं किया, इससे वो बहुत बौखलाया हुआ है। वही आदित्य शांति से बोलता है, उसे जो करना है करने दे, वो कभी मुझसे नहीं जीत सकता है। वही करण फिर एक और बात याद करके बोलता है, सर वो श्लोक सर का फोन आया था, वो कुछ दिनों में वापस इंडिया आ रहे हैं। आदित्य कुछ सोचते हुए बोलता है, वो आ रहा है तो मीर भी आ रहा होगा, दोनों के लिए कुछ बॉडीगार्ड अपॉइंट करो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है और उनकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वही ये सुन करण जी बॉस बोल शांत हो जाता है। फिर कुछ याद करके वो बोलता है, कल ऑफिस पहुंचते ही मुझे अनामिका की सारी डिटेल्स चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। वही करण ये नाम सुन खुद से बोलता है, ये नाम मुझे सुना सुना क्यों लग रहा है, कहीं तो सुना है मैंने ये। वही उसकी आवाज नीचे थी लेकिन ज्यादा नीचे नहीं थी जिसे आदित्य ने सुन लिया था। वो गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है, मैं उसी अनामिका की बात कर रहा था जो आज मेरी कार में थी। तब जाकर करण को याद आता है और वो आदित्य को देखकर दांत दिखा देता है और अपना सर सहलाते हुए बोलता है, वो मैं भूल गया था। वही आदित्य उसे कुछ नहीं बोलता है, वो उसकी नौटंकी समझ ही रहा था। वही करण उसका बचपन का ही दोस्त था, दोनों ने अपनी पढ़ाई साथ में ही करी थी। आदित्य तो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन करण ने जिस दिन से आदित्य को देखा था तब से उससे दोस्ती करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। वैसे भी करण भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उनका खुद का बिजनेस है लेकिन वो उसका बड़ा भाई संभालता है। वही करण अपनी मर्जी से आदित्य के साथ रहने के लिए उसका असिस्टेंट बना हुआ था। वही आदित्य वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। वही करण ये देख गहरी सांस लेता है और वहां से भाग जाता है। वही अपने कमरे में आदित्य फ्रेश होता है और बेड पर लेट जाता है।
वही लेते ही उसके सामने अनामिका का चेहरा आ जाता है। वो खुद से बोलता है, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो, बस कल मुझे पक्का हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें खुद से जबरदस्ती ही क्यों ना जोड़ना पड़े। बस एक बार तुम मेरी हो जाओ, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतने साल से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन क्या मैं तुम्हें याद होगा? लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। ये बोल उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो गाते हुए बोलता है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? मुझे आदत बना लो एक बुरी कहना, ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? सर पे है, कब से है? इसके साथ वो हंसने लगता है। फिर उसके सामने अनामिका का चेहरा आ जाता है। वो खुद से बोलता है, वैसे डॉल तुम अब पहले से भी ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। मेरा तो मन तुम्हें देखते ही अपनी बाहों में भरने का था, लेकिन मैं तुम्हें खुद से डराना नहीं चाहता था, तुम पहले से ही डरी हुई थी। फिर कुछ याद करके उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो खुद से बोलता है, डॉल जिसकी वजह से तुम आज इतना परेशान हुई हो ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, अब उनकी मौत पक्का है। वही आदित्य अनामिका को याद करते हुए ही सो जाता है। वही अगली सुबह अनामिका जल्दी उठकर योग करके घर की साफ सफाई करके जल्दी तैयार होकर नितिन के पास चली जाती है। वहां पहुंचकर वो नितिन और दक्ष के साथ मस्ती कर रही थी नरेश जी के कमरे में। वही उनके कमरे में चारों तरफ हंसी ही गूंज रही थी। वही भले ही नरेश जी कोमा में थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी। वो अपने सामने इतने सालों बाद जब अपने हंसते हुए परिवार को देखते हैं, स्पेशली अनामिका, तो उनके आंखों के कोनों से कुछ आंखें की बूंद बह जाती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। चेन्नई रीबर्थ। वही अगली सुबह अनामिका जल्दी उठकर योग करके घर की साफ सफाई करके जल्दी तैयार होकर नितिन के पास चली जाती है। वहां पहुंचकर वो नितिन और दक्ष के साथ मस्ती कर रही थी नरेश जी के कमरे में। वही उनके कमरे में चारों तरफ हंसी ही गूंज रही थी। वही भले ही नरेश जी कोमा में थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी। वो अपने सामने इतने सालों बाद जब अपने हंसते हुए परिवार को देखते हैं, स्पेशली अनामिका, तो उनके आंखों के कोनों से कुछ आंखें की बूंद बह जाती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब आगे वही अनामिका और दक्ष कभी नितिन को पकड़ते तो कभी गुदगुदी करते। वो लोग अभी मस्ती कर ही रहे थे कि तभी वहां स्वाति जी आ जाती है और उन्हें रोकते हुए बोलती है, बस बहुत मस्ती हो गई है, चलो जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, फिर कॉलेज भी जाना, इन्हें याद ना दिलाओ तो ये दिन भर खेलते ही रहे, चलो। अब वही वो लोग डांट से बचने के लिए तुरंत बाहर भाग जाते हैं। वही स्वाति जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो नरेश जी को देखकर बोलती है, देख रहे हैं आप, बहुत नटखट है और बहुत प्यारी भी है, पर उसकी जिंदगी में अभी तक किसी का प्यार नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे माँ बाप होते हैं जिन्हें अपनी बच्ची की कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन अब आप देखना, मैं कभी उसे माँ के प्यारी की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन एक कमी है जो मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी, एक पापा की कमी, वो आप ही पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपका उठना जरूरी है, इंतजार कर रही है आपकी बेटी अपने पापा का उनके साथ मस्ती करने का। वही ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही उनका ध्यान भी इस बात पर नहीं गया था कि नरेश जी ने अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे थे। वही बाहर अनामिका और नितिन नाश्ता करके निकल गए थे। वो लोग अभी रास्ते में ही थे कि तभी नितिन कुछ याद करके बोलता है, सुन आरू, अब तुझे कहीं इंटरव्यू देने जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं तेरी अच्छी जगह जॉब लगवा दूंगा और इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी सेफ्टी के लिए रिस्क नहीं लूंगा। वही अनामिका मना करना चाहती थी, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि नितिन उसके लिए कितना पोसेसिव भाई है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि इतना तो वो भी समझ गई थी कि उसका ऐसे हर जगह से रिजेक्ट होना कुछ गड़बड़ तो है। वही थोड़ी देर में वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। वही कॉलेज में सब अपने फोन में ही घुसे हुए थे। ये देख नितिन अपने आसपास देखते हुए बोलता है, यार फोन में ऐसा क्या है जो सब उसमें ही घुसे हुए हैं। वही ये सुन अनामिका डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, किसी की बर्बादी की शुरुआत। वही नितिन भी उसकी बातों से समझ गया था कि ये सब अनामिका का ही किया धरा है। ये सोच वो तुरंत अपना फोन निकालता है। जब फोन देखता है तो उसमें कुछ वीडियोस थे जिसमें मायरा और उसकी चमचिया कुछ बच्चों को बुली कर रहे थे। बुली वर्ड तो बहुत ही छोटा है, वो लोग उसे असाल्ट कर रहे थे मेंटली और फिजिकली, और उसमें ये भी बताया जा रहा था उसमें से कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। उसमें ये भी बताया जा रहा था कि उन बच्चों के पेरेंट्स ने जब पुलिस कंप्लेन करी तो मायरा ने सहगल फैमिली का नाम यूज किया, जिससे वो हमेशा बच जाती थी।
वहीं नितिन तो पूरी रिपोर्ट पढ़ने से शॉक में आ गया था। वो हैरान होकर अनामिका को देखता है, फिर अपने आसपास देख धीरे से अनामिका से पूछता है, यार अनु, तुझे ये सारी चीजें कैसे पता है? क्या तू उस पर नजर रखती थी? वही अनामिका एक मुस्कान के साथ बोलती है, भाई बाद में बात करते हैं इस बारे में, अभी हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। वही क्लास की याद आते ही वो होश में आता है, फिर वो लोग लेक्चर अटेंड करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने ऑफिस में बैठे हुए था और किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वही वो थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। वो अपने साथ में एक फाइल पकड़कर उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं लगा था। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को टेबल पर पटक देता है और फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, ये करण पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है जो इसे इतनी देर लग रही है। वो अभी ये सब खुद से बोल ही रहा था कि तभी कोई उसकी केबिन को नॉक करता है। वही नॉक की आवाज से आदित्य एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे खुद को नॉर्मल करके कम इन बोलता है तो करण अंदर आता है और बोलता है, सर अपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो हमें मिल गई है। उनका पूरा नाम अनामिका सहगल है। वो सहगल फैमिली की एक लौती प्रिंसेस है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहती है। जब वो 9 साल की थी तभी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तब उनके दादाजी ने उनके लिए एक अपार्टमेंट खरीद कर उन्हें दे दिया। इस बारे में किसी को नहीं पता है। उस लड़की की फैमिली उसे पसंद नहीं करती है, सिर्फ उसके दादाजी और दादी जी ही को मिस अनामिका से मतलब है, वरना बाकी सबको तो उनके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता है। वही ये सुन आदित्य की आईब्रो रेज करता है, फिर पूछता है, लेकिन सहगल फैमिली की तो एक ही प्रिंसेस है ना, जिसे वो लोग हर गेट टुगेदर में और बिजनेस मीटिंग में लेकिन वो अनामिका तो नहीं थी, वो तो कोई और ही लड़की थी। वही ये सुन करण उसके पास जाकर उसकी टेबल पर से ग्लास उठाकर पी लेता है, क्योंकि वो बोलते बोलते थक गया था। वही उसे ऐसे देख आदित्य अपनी आंखें छोटी कर लेता है और बोलता है, करण हम ऑफिस में हैं तो बिहेव योरसेल्फ। वही ये सुन करण मुंह बनाकर बोलता है, यार एक तो तेरे काम के लिए पूरे टाइम परेशान हो, ऊपर से तू मुझे ही सुनाता है। वही आदित्य उसे घूरता है तो ये देख करण बोलता है, हाँ बताता हूँ। अनामिका जब 2 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स डोनेशन देने के लिए एक अनाथ आश्रम गए थे। वही जब वो लोग वहां से वापस आए तो मायरा उनकी कार में छुप कर आ गई थी। उन्हें उस पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। वही कुछ टाइम तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद घर में जो भी गलत होता उन सब का इल्जाम अनामिका पर आता था, लेकिन वो सब वो मायरा करती थी। वही मायरा ने अनामिका के पेरेंट्स को अपनी साइड कर रखा है और उनके आंखों में तो पट्टी बंधी है। वही अनामिका के 2 भाई हैं। वही जब अनामिका ने घर छोड़ा था तब वो लोग भी घर छोड़कर चले गए थे। वो अनामिका के साथ रहना चाहते थे, लेकिन अनामिका उस वक्त उन सब से बहुत दूर जाना चाहती थी, इसलिए उसने उन दोनों को अपने साथ आने नहीं दिया था। वही दादी ने उन दोनों को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। वही आदित्य कुछ सोचते हुए बोलता है, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ था कि अनामिका ने अपना घर इतनी छोटी उम्र में छोड़ दिया और उन लोगों ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? और तुझे इतना सब कैसे पता है? वही करण बोलता है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस वहां के एक पुराने नौकर को कुछ रुपए दे दिए और उसने तो मुझे ये भी बताया कि उसने देखा था कि वो मायरा को जब पता चला कि दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी अनामिका और अपने दोनों पोते के नाम कर दी है तो उसने उन्हें जहर देने की कोशिश करी थी। वही उस नौकर ने ये बात अनामिका को बता दिया। वही अनामिका ने तुरंत बचा लिया था, लेकिन मायरा है बहुत चालाक, उसने सब में अनामिका को फंसा दिया। तब अनामिका के देर ने उस पर हाथ उठा दिया था, तब अनामिका ने उस घर को छोड़ दिया था। उस नौकर ने सच बोलने की कोशिश करी थी, लेकिन हालात बहुत बिगाड़ गए थे और उसके पास कोई सबूत ही नहीं थे खुद को साबित करने के लिए, इसलिए वो उस वक्त शांत रह गया था। उसके ऊपर भी उसके परिवार की जिम्मेदारी थी। वही आदित्य जब ये सब सुनता है तो उसके हाथ की मुट्ठियां बन गई थी। वो गुस्से में बोलता है, जिनकी वजह से मेरी डॉल परेशान, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वही करण मुंह फाड़े उसे देखता है और बोलता है, वो तेरी डॉल कब हो गई? 1 मिनट, तू डॉल तो उसे ही बोलता था ना जो हमारे स्कूल में थी, बहुत क्यूट सी। क्या ये वही है यार? मैं तो पहचान ही नहीं पाया, लेकिन तूने उसे कैसे पहचाना? वही ये सुन आदित्य के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ जाती है। वही उसकी मुस्कान देखकर तो करण का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरानी से बोलता है, तू मुस्कुरा रहा है? मेरे कभी तुझे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वही आदित्य उसकी बातों को इग्नोर करता है और बोलता है, तू उसकी फोटो लेकर आया है क्या? वही ये सुन करण अपने पास रखी फाइल को उसको दे देता है। वही वो फाइल लेते ही आदित्य करण को देखता है जो अभी भी वही बैठा था। ये देख वो उसे घूरता है और बोलता है, तेरी थोड़ी देर बाद मीटिंग है ना, चल निकल अभी।
वही ये सुन करण का चेहरा उतर जाता है और वो उसे घूरते हुए बोलता है, एहसान फरामोश। वो ये बोल वहां से जा ही रहा था कि तभी आदित्य को कुछ याद आता है और वो करण को रोकते हुए बोलता है, तूने पता किया कल उसके साथ हुआ क्या था और वो गुंडे कौन थे? वही ये सुन करण बोलता है, अब आया ना लाइन पर। वही आदित्य उस घूरता है तो करण गला साफ करते हुए बोलता है, वो उन गुंडों को मायरा ने हायर किया था। वो किसी ने मायरा की पोल खोल दी थी कॉलेज में और मायरा को लगता है कि इसके पीछे अनामिका का हाथ है, इसलिए वो इसके आगे कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि वो जानता था कि आगे की बात सुनकर आदित्य का क्या एक्सप्रेशन होने वाला है। वही आदित्य जब उसे ऐसे अटकते हुए देखता है तो उसे घूरते हुए बोलता है, आगे भी बोलोगे? वही करण अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, वो मायरा ने उससे पैसे दिए थे अनामिका को मोलेस्ट करने के लिए और उसका वीडियो बनाने के लिए। वही जब आदित्य ये सुनता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से में अपने दोनों हाथ टेबल पर मरता है और दहाड़ते हुए बोलता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत, लगता है उन्हें उनकी जिंदगी प्यारी नहीं थी। करण, वो लोग मुझे बेसमेंट में चाहिए, उन लोगों में खुद अपने हाथ से सजा दूंगा। वही उनकी बात सुनकर करण तो डर की वजह से कांप उठता है, क्योंकि वो जानता था कि आदित्य कितना खतरनाक है। वो बिना ज्यादा कुछ बोले हाँ में सर हिलाकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसकी जान उसे बहुत प्यारी है। वही उसके जाने के बाद भी आदित्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तभी उसका ध्यान वहां रखी टेबल पर जाता है जहां अनामिका की फाइल रखी थी। वो खुद को शांत करता है और उस फाइल को उठाकर जैसे ही खोलता है उसमें सबसे पहले अनामिका की फोटो दिखाई देती है। वही उस फोटो पर अपना हाथ फेरते हैं और बोलता है, डॉल डोंट वरी, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, अब मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा माय डॉल। ये बोप वो उस फोटो को किस कर लेता है। वो अभी प्यार से उस फोटो को देखने लगता है। इन सब बातों में आदित्य और करण दोनों ही नितिन वाली बात भूल जाते हैं। वही दूसरी तरफ सहगल मेंशन में मायरा अपने कमरे में थी। उसने गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान हर तरफ फेंका हुआ था, क्योंकि उसको भी कॉलेज पेज पर उसके ऊपर की हुई पोस्ट के बारे में पता चल गया था, जिसमें उसकी हर एक करतूत की फोटो विद प्रूफ थी। वो गुस्से में बोलती है, तुम जो भी हो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, तुमने मेरी बनी बनाई इज्जत रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया, तुम गलत इंसान से उलझ रहे हो। वो अभी ये सब खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसके रूम का गेट नॉक होता है। वही मायरा गुस्से में कम इन बोलती है तो एक मेड अंदर आती है। वो डर रही थी, क्योंकि मायरा सिर्फ घर वालों के सामने ही भोली बनने का नाटक करती थी, वरना बाकी सब नौकर उसका असली चेहरा बहुत अच्छे से जानते थे। वही वो मेड डरते हुए बोलती है, मैडम वो बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। वही मायरा को समझ नहीं आता है कि हुआ क्या है, इसलिए वो उसे वहां से जाने को बोल देती है। फिर वो खुद से बोलती है, अब हुआ क्या है, कहीं इन्हें सब पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो कॉलेज साइट पर है, उन्हें ये सब कैसे पता चलेगा? चलो नीचे जाकर देखते हैं कि हुआ क्या है। वही वो खुद का हुलिया ठीक करती है पहले, फिर वहां से निकल जाती है। वही सहगल मेंशन में सभी हॉल में बैठे हुए थे। वहां का माहौल बहुत सीरियस था। वही सोफे पर दादाजी, जिसका नाम जितेंद्र सहगल था, वही उनके पास दादी जी कुंती सहगल। वही उनके पास वाले सोफे पर भी एक कपल बैठे हुए थे जो ज्यादा एज के नहीं थे। वो थे मोहित सहगल, अनामिका के चाचा जी, और मीना सहगल चाची। वही हॉल के सेंटर में एक कपल खड़ा हुआ था, जिसमें आदमी के चेहरे पर बहुत गुस्सा देखा जा सकता था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वही उसकी वाइफ उनसे जानने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है। जब उधर देखते हैं तो वहां से मायरा नीचे आ रही थी। उसने देख सबका चेहरा बिगाड़ गया था। चटेन थप्पड़। फिर वो खुद से बोलती है, अब हुआ क्या है, कहीं इन्हें सब पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो कॉलेज साइट पर है, उन्हें ये सब कैसे पता चलेगा? चलो नीचे जाकर देखते हैं कि हुआ क्या है। वही वो खुद का हुलिया ठीक करती है पहले, फिर वहां से निकल जाती है। वही सहगल मेंशन में सभी हॉल में बैठे हुए थे। वहां का माहौल बहुत सीरियस था। वही सोफे पर दादाजी, जिसका नाम जितेंद्र सहगल था, वही उनके पास दादी जी कुंती सहगल। वही उनके पास वाले सोफे पर भी एक कपल बैठे हुए थे जो ज्यादा एज के नहीं थे। वो थे मोहित सहगल, अनामिका के चाचा जी, और मीना सहगल चाची। वही हॉल के सेंटर में एक कपल खड़ा हुआ था, जिसमें आदमी के चेहरे पर बहुत गुस्सा देखा जा सकता था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वही उसकी वाइफ उनसे जानने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है। जब उधर देखते हैं तो वहां से मायरा नीचे आ रही थी। उसने देख सबका चेहरा बिगाड़ गया था। अब आगे
वही मायरा सबके एक्सप्रेशन को इग्नोर कर अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लेकर आती है और ज्यादा ही मीठी आवाज में बोलता है, पापा आपने मुझे क्यों बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? ये सब बोलते हुए वो उनके पास पहुंच गई थी। वो अभी आगे कुछ सवाल कर पाती उससे पहले ही उसके गाल और सीधा एक थप्पड़ पड़ता है। वही मायरा के कदम लड़खड़ा जाते हैं, उसका हाथ अपने गाल पर चला जाता है। वही ये देख वहां बैठे हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि सुरेश जो कि खुद की बेटी से ज्यादा मायरा से प्यार करता था, आज उसने अपने उस प्यारी बेटी पर हाथ उठाया था। वही रानी जी उनकी पत्नी तुरंत मायरा के पास जाती है और उसे संभालते हुए सुरेश से बोलती है, आपको पता भी है आप क्या कर रहे हो? आप अपनी ही बेटी पर कैसे हाथ उठा सकते हो? वही सुरेश जो पहले से ही भरा हुआ था वो चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ऐसी बेटी होने से अच्छा था कि मैं इसे अपने घर में ही नहीं लेता। ऐसी ही लड़कियां होती है जिनकी वजह से लोग बच्चों को गोद लेने से डरते हैं। वही किसी को भी सुरेश की बात समझ नहीं आती है। वही मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि चाहे जो जैसी भी थी लेकिन सुरेश जी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो हमेशा उसका साथ देते थे। लेकिन आज उन्होंने ही उस पर हाथ उठाया था। अब ये आगे क्या मोड़ लेकर आता है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। वही रानी जी झलाते हुए बोलती है, अब आप बताओगे भी कि हुआ क्या है और अपने बेचारी बच्ची पर हाथ क्यों उठाया? वही दादाजी को भी समझ नहीं आता है कि अचानक से हुआ क्या है। वही सुरेश जी वापस से गुस्से में बोलते हैं, इस लड़की के कारनामों की वजह से इसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। अरे क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुम इतना गिर सकती हो? तुमने जो मांगा हमने तुम्हें वो सब दिया, लेकिन नहीं, तुम तो किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। हमने तुम्हें हमारी खुद की बेटी से बढ़कर माना, हमने खुद की बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था। आज मैं अपनी सारी गलतियों को ठीक करूंगा। मैं आज तुम्हारे नाम के पीछे से सहगल सरनेम छिनता हूं, मैं खुद ये अनाउंस करूंगा। वही मायरा के पैरों से तो जमीन ही खिसक गई थी। वो रोते हुए बोलती है, नहीं पापा ये सब मैंने नहीं किया है। मैं ये सब आपको बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी आप अनामिका से पहले ही बहुत नफरत करते हैं। अगर मैंने आपको ये बताया होता तो बात और बिगड़ जाती। वही रानी जी के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी उनकी प्यारी बेटी मायरा ही थी, क्योंकि बचपन से उनके सारे बच्चे उनसे दूर चले गए थे। इसका फायदा उठाकर मायरा उनके बहुत क्लोज आ गई थी। वही रानी जी मायरा का साथ देते हुए बोलती है, आप जानते नहीं हो क्या हमारी बेटी कैसी है? ये सब जरूर उस लड़की का ही किया होगा। जलती है वो मेरी बेटी से, पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म करे थे जो मैंने उस जैसी लड़की को जन्म दिया। मुझे पहले ही पता होता तो मैं पहले ही उसे मार डालती। उन्होंने अभी ये बोला ही था कि तभी कोई उनको झनाटेदार थप्पड़ पड़ता है। वो 2 कदम लड़खड़ा जाती है। वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कभी किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन इतनी हिम्मत आई किसमें है? वही जब वो सामने देखती है तो वहां दादी खड़ी थी, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो दहाड़ते हुए बोलती है, खबरदार अगर हमने तुम्हारे मुंह से हमारी पोती के लिए कुछ गलत सुना तो अरे तुम माँ के नाम पर कलंक हो। जहाँ तुम्हारी बेटी खुद की माँ के लिए रोटी रहती थी, लेकिन तुम्हें उसका रोना नहीं दिखता था। तुम्हें तो ये अनाथ ज्यादा प्यारी थी अपनी बेटी से। वही रानी जी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था उनकी सास, जिन्हें वो अपनी माँ की तरह मानती थी, आज उन्होंने उस पर हाथ उठाया और उन्हें इतना सुना रही थी। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोलती है, माँ ये आप? उसने इतना ही कहा था कि दादी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया था और गुस्से में बोलती है, बस आज तुम्हारी वजह से हमारे घर से हमारे बच्चे ही बच्चे हमारा घर छोड़कर चली गए। हम हमारे परिवार को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हम शांत रहे थे, लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी। आज से हम आपसे सारे रिश्ते तोड़ते हैं। हमने बहुत कोशिश करी आपको समझने की, लेकिन आपकी अकल में तो जैसे पत्थर पड़े हैं। वही रानी जी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनकी एक एक बात उनके दिल में चुभ रही थी किसी खंजर की तरह। वही मायरा तो साइड में खड़ी हो गई थी। दादी को इतने गुस्से में देखकर सिर्फ वही नहीं बाकी सब भी हैरान थे, क्योंकि वो बहुत ही शांत रहना पसंद करती थी। उन्होंने तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी थी, लेकिन एक वक्त आता है जब पानी सर के ऊपर चला जाता है। बस आज उनके लिए भी वैसा ही था। वो इतने टाइम से सब बर्दाश्त कर रही थी बस घर में शांति के लिए, लेकिन आज उनकी बहू ने उनकी ही पोती तक को नहीं छोड़ा। उसके बारे में इतना घटिया बोलने से नहीं रुकी। अरे एक माँ ऐसी कैसे हो सकती है? वही रानी जी ऐसे ही रोते हुए सुरेश जी के पास जाती है और उनसे बोलती है, आप देख रहे हो ना माँ मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है, फिर भी आप शांत हो, और वो हमारी मेरी को अनाथ कैसे बोल सकती है? सुरेश ये गलत है। वही सुरेश जी झलाते हुए बोलते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। सिर्फ उस एक ढोंगी बाबा की वजह से हमने हमारी बच्ची को हमसे दूर कर दिया। काश तुम मेरी जिंदगी में आई ही नहीं होती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ही तुम हो।
वही रानी जी हैरानी से उसे देखती है और बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हो? अगर मैं गलत थी तो तब आपने मुझे क्यों नहीं रोक? मैंने तो आपको खुद से नहीं बंधा था और आज आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर कैसे डाल सकते हो? और उस बाबा के पास में अपने परिवार की भलाई के लिए ही। अभी उन्होंने इतना कहा ही था तभी मीना जी उन्हें रोकते हुए बोलती है, दीदी अब आप ये सब बहाना बनाना बंद ही रखे, वही अच्छा है। हम सब जानते हैं सच क्या क्या नहीं है, सब सिर्फ आपकी दी हुई कसम की वजह से शांत थे, सिर्फ की वजह से हमसे हमारे बच्चे भी अलग हो गए। मुझे तो समझ ही नहीं आता है, एक माँ आपके जैसी भी हो सकती है जिसके लिए खुद की कोख से जन्म दिए हुए बच्चे से ज्यादा जरूरी एक गोद ली हुई बच्ची ज्यादा जरूरी है। अरे सब पहले ठीक ही चल रहा था, अनामिका इस घर की प्रिंसेस थी, किसी चीज की कमी नहीं थी और वो सबसे कितना प्यार करती थी, लेकिन जब ये मनहूस घर आए हैं सब कुछ बर्बाद हो गया है, ये हंसते हुए परिवार टूट गया है। वही ये सुन रानी जी चिल्लाते हुए मीना से बोलती है, मीना बस ही अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। वही मीना जी आगे आते हुए हंसते हुए बोलती है, वाह दीदी ये अनाथ आपकी बेटी है तो अनामिका क्या है? मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लगती है, कहीं ये आपकी कोई नाजायज औलाद तो नहीं है और इसे पावर दिलाने के लिए अपने इस घर के बच्चों को अलग कर दिया, वरना सिर्फ आप ही वही थी जो इस लड़की को घर पर रखने के लिए जिद पर अड़ गई थी। बोले सही हूं ना मैं? वही सब उनकी बात सुनकर सदमे में खड़े हो गए थे। वही मायरा के हाथ की मुठ्ठियां बन गई थी, वो गुस्से और नफरत से उन्हें देख रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी उस मार देती, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे अनाथ कहने की? ये सब उसका है, ये परिवार उसका है। वही रानी जी के तो एक्सप्रेशन ही बदल गए थे ये बात सुनकर, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है और मीना को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती ही है, लेकिन मीना जी उनका हाथ पकड़कर झटक देती है और बोलती है, पहले मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी दीदी, लेकिन सब अपने ही बर्बाद किया, ये घर तोड़ने वाली आप ही हो। ये बोल वो वहां से मोहित जी के साथ अपने कमरे में निकल जाती है। वही दादा दादी में वहां से कमरे में चले गए थे। जब से इस घर से बच्चे गए थे तब ये घर घर ना होकर जंग का मैदान बन गया था। वही रानी और मीना जी के बीच बहुत ज्यादा दूरियां आ गई थी। वही रानी जी सुरेश जी के पास जाकर रोते हुए बोलती है, सुरेश देख रहे हो तुम्हारे परिवार को मैंने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, लेकिन इन्हें मेरा ये सब करना गलत लगता है और आज मीना ने आपकी पत्नी के बारे में इतना कुछ बोला और आपने उसके मान सम्मान के लिए खड़े भी नहीं हो पाए। वही सुरेश जी बोलते हैं, मैं मीना को क्या बोलता है रानी, जबकि मुझे भी यही लग रहा है, तुमने मुझसे मेरी बच्ची को दूर कर दिया इस लड़की के लोए और आज इसकी हर एक करतूत मेरे सामने है। अगर तुम्हें भी देखना है तो इसकी कॉलेज की साइट पर जाकर तुम सब देख सकती हो। और हाँ सही कहा तुमने, मेरा परिवार जिसे तुमने कभी अपनाया ही नहीं, अब मैं तुम्हें एयर तुम्हारी इस बेटी को अपने परिवार से हमेशा के लिए निकाल कर ही रहूंगा। अब चाहे जो हो जाए, अब तुम दोनों का सहगल परिवार से कोई रिश्ता नहीं होगा और ये बात मैं कल अनाउंस भी करवा दूंगा। ये बोल वो एक नजर उन दोनों को देखते हैं, उनकी आंखों में घिन थी। उन दोनों के लिए पता नहीं ऐसा क्या जान लिया था उन्होंने, क्योंकि इतनी नफरत के पीछे कोई वजह जरूर होती है, अब वो तो सही समय में ही पता चलेगी। वही उनके जाने के बाद रानी जी गुस्से में मायरा का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर उसके कमरे में आ जाती है। वहां आते ही वो एक थप्पड़ खींचकर मरती है। वही मायरा रोते हुए बोलती है, माँ ये अभी उसने इतना ही बोल था कि रानी जी चिल्लाते हुए बोलती है, नालायक लड़की ये सब क्या है? बड़ी मुश्किल से मैंने तुझे वो जगह दिलाई थी जो उस अनामिका की थी, इन सब के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया। तेरी वजह से आज सबने मुझ पर उंगली उठाए, मुझ पर हाथ उठाया, आज मेरे ऊपर उंगली उठी है। बोल अब हुआ क्या है? वही मायरा बहुत डरी हुई थी, वो डरते हुए बोलती है, माँ किसी ने मेरे सारे अफेयर और मैंने जिनके साथ कॉलेज में रैगिंग करी थी, लेकिन माँ मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है, प्लीज आप कुछ करो, क्योंकि मैं अपने नाम के पीछे से सहगल सरनेम नहीं जाने दे सकती हूँ, यही मेरी पहचान है। माँ अगर ये बात बाहर आ गई कि मैं गोद ली हुई बेटी हूँ तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, सब मुझे अजीब अजीब नजरों से देखेंगे, माँ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वही रानी जी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, एक तो तूने सब बर्बाद कर दिया, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची थी, बस थोड़ा और टाइम चाहिए था, फिर हमारे पास बहुत कुछ होता, लेकिन नहीं, तूने सब बर्बाद कर दिया, मेरे इतने साल की मेहनत सब बर्बाद हो गई। वही मायरा को अपनी माँ से बहुत डर लग रहा था। वही रानी जी सब कुछ इग्नोर करके कुछ सोचने लगती है, तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो किसी को कॉल करती है और कुछ बात करने लगती है। वही मायरा भी उनकी बात सुनने लगती है। वही दूसरी तरफ कॉलेज खत्म हो गया था। अनामिका जैसे ही क्लास से बाहर निकलती है तो उसे नितिन खड़ा मिलता है। वही अनामिका उसके पास आकर बोलती है, भाई जल्दी घर चलो, मुझे भूख लग रही है, माँ ने कुछ अच्छा बनाया होगा।
वही नितिन उसके सर पर मारते हुए बोलता है, आरू सही में यार तुम खाने और सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, चल अब। वही अनामिका का मुंह बिगाड़ जाता है। वही वो लोग कॉलेज से निकलकर पार्किंग में आ जाते हैं। वही कुछ याद करके नितिन अनामिका से बोलता है, वैसे आरू तुझे पता है उस चुड़ैल को कॉलेज से निकाल दिया है, उसके पापा को कॉलेज में बुलाया था, वो चुड़ैल तो नहीं आई थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी यहाँ आकर सबको फेस करे। वो ये बोल हंसने लगता है, लेकिन उसका ध्यान अनामिका पर नहीं जाता है जिसका चेहरा उतरा हुआ था। वही अपने पापा का जिक्र सुनकर अनामिका के आंखों के सामने उसके पापा का चेहरा आ जाता है जब वो बचपन में उनके साथ खेलती थी। फिर सीन चेंज होता है जहां अनामिका उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। सीन चेंज।